डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर लोग हमारे साथ जुड़ तो जाते हैं लेकिन वो जल्दी छोड़ देते हैं। ऐसा क्या किया जाए उनके साथ में पहले कुछ महीनों तक कि वो आपको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ें और आपके लिए पैसिव इनकम का एक जरिया बन जाएं। वो तरीका आपको इस एपिसोड में मिलेगा, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। एंजॉय द शो। फादर ने मेरे को बोला कि एक समय में हम वीआरएस ले लेंगे और हमारी जगह आप जो है जॉब में आ जाए। दिन भर तुम स्मार्ट बन के जाते हो, पूरा अपने रेडी होके जाते हो और दिन भर आते हो, करते क्या हो? तो बहुत लोगों को ये लगता है जब उनको थोड़ा सा कुछ मिलने लग गया ना, कुछ अचीवमेंट मिल गई, उसको लगता है कि नहीं यार ये मेरी अचीवमेंट है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग जुड़ते हैं और अपलाइन भी उसको उतना अच्छे से गाइड नहीं करता। वो पहले दिन से ही उसको बगैर सिखाए वो फील्ड में उतर जाता है, फिर उसको रिजेक्शन मिलते हैं, फिर वो हाथ जोड़ लेता है कि भैया मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं हुआ। जो लोग बोलते थे कि ये किस मतलब ये जा रहे हैं, तो वो उन्होंने पूछा कि ये गाड़ी किसके यहाँ आई है। कोलगेट 200 ग्राम कहीं में 45 रुपये मिलता था। अच्छा। और वहीं पे हम बात करते हैं जो उस कंपनी का पेस्ट था वो 150 रुपये में मिलता था 100 ग्राम। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जिन लोगों से मिलना चाहते हैं उनके नाम आप कमेंट्स में लिखिए, और आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि आप कंपनी का नाम मत लिखिए, क्योंकि हमारा ये चैनल डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है। और आप अक्सर ज़्यादातर लोग इस चीज़ का ध्यान भी रखते हैं, कंपनी के नाम लिखने में परहेज़ रखते हैं। आइए आज हम मिलके स्वागत करें एक ऐसी पर्सनैलिटी का जिनके पास में एक बहुत अच्छा रिच एक्सपीरियंस है। 2 दशक से ज़्यादा समय से जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मिलके स्वागत करें। आज हमारे मेहमान दिल्ली से हैं, मोहम्मद इसरार अहमद शेख जी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद आपका और आपके सभी व्यूवर्स का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक छोटा सा इंटरव्यू डालते हैं, आपका भी हमने डाला था, और क्या लंबी लाइन लगी है कमेंट्स की जी। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, फटाफट पढ़ने की कोशिश करता हूँ जी। आरडी विकास ने लिखा है अब होगा धमाका जी। शीतल ने लिखा है यू आर ऑलवेज रॉकिंग सर। सुकांता कुमार मंडल ने लिखा है सुपर सर अब होगा धमाल। राइट सॉल्यूशन ने लिखा है सभी लीडर्स को इस एपिसोड से बहुत सीखने को मिलेगा। अस्मा खान ने लिखा है डायरेक्ट सेलिंग में एक मिसाल हो आप। कमलेश राव ने लिखा है यस सर, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। रुकिया बदर ने लिखा है ए मैन ऑफ विजन एंड इंटेग्रिटी, वी आर डीपली ग्रेटफुल टू यू एम आई अहमद सर for being a great personality and a wonderful human being with a kind and generous heart। जी, थैंक यू रुकैया बदर मैम। रोहित कुशवाहा ने लिखा है यह पॉडकास्ट हर किसी के लिए प्रेरणा और नई सीख लेकर आएगा। यूपी सरकार स्कीम ने लिखा है आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आपसे मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को सीखना चाहिए। और लास्ट में पढ़ रहा हूँ शैलेंद्र सिंह राजपूत का, आपका 20 साल से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाएगा। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका और आपके व्यूवर्स का सब, और ख़ास तौर से इस चैनल का जो चैट बेस सुरेंद्र बस, जो हम सब डायरेक्ट सेलर के लिए एक तरीके से वरदान के रूप में है। तो आप सभी का बहुत बहुत, सबसे पहले तो आपका और आप चैनल सभी मेरे प्यारे जो कमेंट करने वाले फाइटर्स, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से कमेंट्स अभी आपने पढ़े सर, यहाँ पर ये फील होता है कि हमने कुछ किया है, क्योंकि अगर कुछ करेंगे तो लोग आपको याद करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी फाइटर्स हैं जो चैट विद सुरेंद्र बस चैनल को देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जिस तरीके से इस चैनल को प्यार दे रहे हैं और जिस तरीके से आप यहाँ पर आकर लर्निंग सीख रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये एक यूनिवर्सिटी है सर जो आपने बनाई है सर, उन लीडर्स के लिए जिन लीडर्स को अब तक शायद उनके अप्लायंस के द्वारा एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, या फिर उस कंपनी के द्वारा उनको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही थी।
कई बार क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे युवा या कई ऐसे व्यक्ति ज्वाइन कर जाते हैं जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन एजुकेशन के अभाव में वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सफ़र तय नहीं कर पाते और वो सक्सेसफुल जर्नी को नहीं तय कर पाते। तो ये चैनल मुझे लगता है एक मील का पत्थर साबित हो रहा है उन सभी जितने डायरेक्ट सेलर्स हैं, इवन इंडिया नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी। मैं आपको एक रिव्यू देना चाहूँगा आपके चैनल का। मेरी दुबई में मेरे एक मित्र हैं, उनसे बातचीत चल रही थी। अच्छा। तो उनका कहना था कि सर अभी कल रात की ही कॉल थी उनकी कि जब इंटरव्यू उन्होंने देखा तो बोले सर आप वहाँ जा रहे हो? मैंने हाँ वहीं पे जा रहा हूँ। तो बोले सर हम दुबई में रहकर वहाँ से नेटवर्किंग सीख रहे हैं। अच्छा। तो सर को मेरा थैंक्स बोल देना। तो उनकी तरफ से सर आपको बहुत बहुत थैंक्स है। अहमद नाम है उनका भी। जी जी जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम MI अहमद है, जो कि प्यार से लोग बोलते हैं। मोहम्मद इसार अहमद शेख फुल नेम है, जिसमें आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही मुझे ये नाम की कहीं ना कहीं उपाधि मिली। और मेरा करियर सर स्टार्ट हुआ नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सन 2001 में। अच्छा। और वहाँ से ये सिलसिला क्या कर रहे थे उसमें? आप पढ़ाई कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस समय में एजुकेशन चल रही थी। अच्छा। फादर रेलवे में थे, तो एक मध्यम वर्ग परिवार जिस तरीके से चलता है वो 4th क्लास जॉब में उस समय हुआ करते थे। तो वहाँ पर जो एक सैलरी आती है, सैलरी बेस को मैंने बहुत करीब से रियलाइज़ किया है जी। क्योंकि मैं खुद ही अपने घर का बड़ा बेटा हुआ करता था कि हम 6 बहन भाई थे। तो घर का राशन वगैरह जो लाना होता था वो 14 साल की एज में कई बार मुझे वो जिम्मेदारी थमा दी गई थी कि आपको लेकर आना है। तो वो हम उस समय में 1,000-1,500 रुपये में जो घर का राशन या 3,000, बहुत मैक्सिमम अगर गए तो 3,000 रुपये तक में जाते थे। और उस 3,000 से आज वो 10,000 में बदल चुका है। इतना फ़र्क आ गया। और वहाँ एक अगर हम बात करते हैं सैलरी को, 8-10 हज़ार रुपये की सैलरी आपकी जो 4th क्लास जॉब उस समय मिलती थी, उसमें 6 बहन भाइयों का गुजारा होना, एजुकेशन के साथ होना बहुत टफ था। तो वो जो लास्ट का मंथ का एंड वाला जो डे आते हैं, जहाँ 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख आती है, तो वहाँ पे ये होता था कि शॉपकीपर हमें जानता है कि भाई फादर भागेंगे नहीं, रेलवे में है तो उधार तो मिल ही जाएगा। तो उन्होंने कहा अगर कोई ख़त्म हो गया जाओ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, नाम ले देना। तो ये वाली सर लाइफ को बहुत करीब से देखा। और वहाँ से एक चीज़ माइंड में आई कि फादर ने मेरे को बोला कि एक समय में हम VRS ले लेंगे और हमारी जगह आप जो है जॉब में आ जाना। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे जॉब नहीं चाहिए, आप मेरे जो छोटा एक भाई है मेरा उसको आप दे दीजिए। उन्होंने कहा क्यों नहीं चाहिए? तो मैंने कहा जॉब नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको बहुत करीब से देख रहा हूँ। आप अगर हमें कहीं घूमने जाना होता है तो आपको सोचना पड़ता है कि छुट्टी लूँगा, फिर उसके बाद मैं कितने दिन के लिए जा सकता हूँ। वो एक प्लान आप 15 दिन 20 दिन लंबा एक समय का आप प्लान नहीं कर सकते। इवन पहले के अगर देखेंगे हमारे टाइम के लेवल पे, तो उस समय घूमने फिरने के लिए मध्यम वर्ग परिवार के लिए नानी के घर सबसे बेहतर होता था कि भाई नानी घर जा रहे हैं, क्योंकि जनरली आप हिल स्टेशन वगैरह पर तो आप एंजॉय नहीं कर पा रहे उस समय। तो वो नानी के घर में भी जाने के लिए उनको दिक्कत होती थी, क्योंकि उतना लंबा गैप नहीं ले पाते थे। राइट। तो वहाँ से मेरा कहीं ना कहीं जॉब से थोड़ा सा मन हटा। हमारी फैमिली में मेरी जो बड़ी बहन थी और बाकी 3 छोटी बहन थी, तो वो लोग जरी का काम करते थे हमारे यहाँ। अच्छा। तो क्योंकि फीमेल्स में जनरली अधिकतर जो परिवार में जो लोग थे वो सब घर से बाहर जाते नहीं थे, तो वो घर में ही बैठ के काम करते। हैंड एम्ब्रॉयडरी का मैं पूरा कारीगर हूँ। राइट। अच्छा। और वो सब उन्हीं की देन है, उनके ज़रिए से ही मैंने सीखा और धीरे धीरे वो सीख कर मैं प्रॉपर कारीगर बना। फिर एक कारखाना मैंने फैक्ट्री डाली। अच्छा। उस दौरान में कहाँ पे? मुंबई के अंदर। अच्छा। तो वहाँ पर करीबन 250 कारीगर मैंने उस एज में चलाए, 18 साल की एज में लगभग। उसी दौरान में किसी ने मुझे एक कंपनी का प्लान शेयर कर दिया। अच्छा। कि एक मेरे बहुत करीबी मित्र थे, वो मेरे यहाँ हर वीक में आते थे। तो उनका ये कहना था तुम एक बार मेरे साथ चलो। अच्छा। तो मैंने ठीक है भाई, कोई दिक्कत। मुंबई में उस समय रहता था मैं, मुंबई में शिफ्ट हो गए थे। तो अब वहाँ पर बार बार वो प्रेशर देते थे, मैं चलो सर इस बार चलते ही हैं आपके साथ। और मैं एक बार पहुँच गया वहाँ पर। तो करीबन 3 घंटे का सेशन था वहाँ। और वहाँ पर एक बहुत ही जानी पहचानी हस्ती जो पंकज सर हैं, हमारी पंकज टटोरिया। पंकज तो बिल्कुल सर, मैं उनको बहुत थैंक्स कहता हूँ कि अगर शायद वो वहाँ नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। पंकज टटोरिया सर, अगर आप सुन रहे हैं तो मेरा भी
धन्यवाद, आप स्वीकार कर लीजिए। जिस प्रकार से अहमद जी की ज़िंदगी में आपने बदलाव लाया है, आपकी जो टेप थी, तो आपको इसकी सख्त ज़रूरत है, तो उसने मेरी ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से बदला है। जी प्लीज़। मैं बिल्कुल सर उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि उनसे इंस्पायर हुआ वहाँ पर मैं, उनके शब्दों से। वहाँ एक चीज़ मुझे समझ में आई पहली बार लाइफ में, जो मैं जॉब के दौरान जो मैंने मेरे फादर को देखा था, तो वहाँ एक चीज़ समझ में आई कि जॉब में और अपना बिजनेस करने में कितना फ़र्क है। अच्छा, अपना बिजनेस करने में भी एक ऐसा बिजनेस जो आपसे एजुकेशन नहीं मांगता। वहाँ मुझे जो सबसे पहला क्योंकि जनरली हम कोई जॉब लेने जाते हैं तो आपकी डिग्री मांगी जाती है, राइट। अब डिग्री के आधार पे ही आपकी सैलरी निर्धारित होती है। तो वहाँ मुझे जो रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे आपसे कोई डिग्री नहीं मांगी जा रही, राइट। सबसे पहली चीज़ तो थी। दूसरा ये था कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब कोई यूज़ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप उसको देकर फंस जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे। आप एक बार वन टाइम परचेस कहीं से भी करते हैं तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं, और उसके बाद परचेस का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये दो चीज़ें थी। तीसरा था कि अनुभव लेने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ये लोग ऑलरेडी अनुभव फ्री में बांट रहे हैं, जो मुझे उस समय रियलाइज़ हुआ। राइट। तो मुझे लगा इतनी बेहतर इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में तो हर व्यक्ति को, देश के हर व्यक्ति को लाया जा सकता है। तो अब मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे कारीगर थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो जरी का काम करते थे, तो मुझे लगा कि हम तो यहाँ से इतिहास रच देंगे। अब प्लान समझ में आया, चीज़ें समझ में आई। ओके, 18 साल की उम्र, 18 साल की उम्र सर। तो मैंने कहा ठीक है, अपने फादर को मैंने जाकर बोला कि मैंने आज एक कमाल की चीज़ देखी है। तो उन्होंने बोला क्या देखा है? मैंने कहा आने वाले 30 साल जब मेरे होंगे तो मैं आपको काम करने नहीं दूंगा, और तब तक मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुका हूँगा। तो बोले ऐसा क्या देख लिया? तो मैंने कहा ऐसा मैंने देखा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें लाइफ बदली जा सकती है, और इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में अब आती बात एजुकेशन की, तो वहाँ पे एजुकेशन की भी इतनी नीड नहीं है, एजुकेशन वो खुद सिखा देंगे, हमें दे देंगे। राइट। तो बोले ऐसा होता है कहीं? मैंने हाँ बिल्कुल होता है। तो बोले आप बहुतों को देखा, तुम्हें भी देख लेंगे। तो ये जो उनका जो कहने का जो टोन था, वो था उनके लिए तो मजाक में था, लेकिन थोड़ा सा मुझे को लगा यार कुछ गड़बड़ है इसका मतलब, क्योंकि सीरियस नहीं लिया उन्होंने उस चीज़ को। मैंने चलो ठीक है कोई बात। अच्छा, मैंने कहा एक काम करिए, और मुझे कुछ प्रोडक्ट परचेस करने हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट परचेस करने से बिजनेस स्टार्ट होता है। तो उन्होंने ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पास आपके इस बिज़नेस के लिए पैसा नहीं है। तो मैंने कहा ये तो गड़बड़, आप डायरेक्टली मना कर रहे हो, इसका मतलब आप सीधा सीधा ये बोल रहे हो कि ये करो मत, क्योंकि आप इनडायरेक्टली मना कर रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है। तो बोले देखिए आपको अगर कुछ करना है और आपको लग रहा है कुछ कर सकते हैं तो आप ट्राई कीजिए। मैंने ठीक है, लेकिन बिना पैसे के तो पॉसिबल था नहीं। तो मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई थी, अब 1 ही साल हुआ था उसको शादी। तो मैं उनके यहाँ पहुँच गया, क्योंकि इधर जो था जुनून सवार था, काम जो चल रहा था जरी वाले काम में। उस समय में क्या हुआ, लॉस हुआ थोड़ा, क्योंकि चाइना ने एंट्री कर ली थी मार्केट के अंदर। जब चाइना ने एंट्री की तो जो हम हैंडवर्क काम करते थे, जो 8 घंटे का काम होता था, जैसे लहंगा चोली साड़ी सूट, इसमें तो वो आई दरदोजी का काम हुआ करता था, तो उसकी कॉस्ट काफ़ी हैवी जाती थी हैंडवर्क के हिसाब से। और वहीं मशीनें आ गई तो मशीनों ने वो काम 1 घंटे में कर दिया जो हम 8 घंटे में कर रहे थे। तो रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि वो बिज़नेस डाउन हो रहा था। इधर मुझे अचानक ही अपॉर्चुनिटी एक तरीके से मेरे हाथ में आ गई। अब ये जो शुरूर था वो जो वर्ल्ड वाइड घूमने का, क्योंकि एक उसमें सबसे खूबसूरत मुझे एक चीज़ और लगी कि आपको करना क्या है, लोगों से बात करनी। राइट। अब लोगों से बात करने का अगर अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं और इससे पैसा आ जाता है, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई ब्यूटीफुल चीज़ नहीं हो सकती कि आपकी कोट पहने हैं उसमें स्त्री खराब नहीं हो रही है और पैसा आपके घर पे चल के आ रहा है, तो इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है। और रिस्क नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रिस्क नहीं है कि आप कोई भी बिजनेस, अभी मैंने एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट किया जब ये, तो हमने पैसा भी लगाया, सब कुछ किया, बट वहाँ पर जब चाइना ने एंट्री की तो फिर वो डाउनफॉल आया तो वो रिस्क हुआ, वो पैसा डूब गया वहाँ पर। अब ऐसा यहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो ये कुछ चीज़ें मुझे बड़ा खूबसूरत लगी। मुझे घूमने फिरने का बड़ा शौक था सर, तो अभी भी। और उससे मुझे यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ ये दिखी कि अगर मैं मुंबई पहुँच रहा हूँ तो मुंबई में मेरा मित्र है, जाना है काम से, लेकिन साथ में मेरा
दूसरा काम हो जाता है जो मेरा शौक है, घूमना फिरना। राइट। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो ये बिजनेस तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सर वहाँ से स्टार्ट कर दिया। सिस्टर के पास गए? आप सिस्टर पहुँच गए। सिस्टर से मैंने बोला, तो सिस्टर ने बोला क्या हुआ? तो मैंने कहा मुझे कुछ पैसे की नीड है। तो उन्होंने कहा कैश तो है नहीं मेरे पास, अब क्योंकि हाउस वाइफ थी वो। तो मैंने कहा फिर कैसे करें, कुछ जुगाड़ करो, भाई साहब से बोलो, मतलब मेरे जीजा जी से। तो बोली नहीं मैं उनसे नहीं कह सकती, तो एक काम कर, मेरे कान की बाली है सोने की, ये तू ले जा और किसी भी सुनार को दे देना। अच्छा। और उसे कहना गिरवी रख लो और जितने तुम्हें पैसे ज़रूरत है उतने ले लेना, बाद में उसके बाद जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो मुझे छुड़ा कर दे देना। वो इतनी कॉन्फिडेंस थी मुझ पर कि उन्होंने ये रिस्क लेने को तैयार हो गए। और आप भी तैयार हो गए बाली लेने के लिए? यहाँ तो जुनून पूरा था कि प्लान देखा हुआ था, तो वो जो कहते हैं ना कि एक फीवर चढ़ा होता है कि अर्निंग करने का फीवर, वो चढ़ा हुआ था। मैं डन, कोई दिक्कत नहीं, आप दे दो। पहुंच गए। अच्छा। सर सुनार साहब के पास पहुंच गए, वहाँ से पैसे उससे लिए और चले आए। अब यहाँ एक बड़ा चैलेंज आया लाइफ में, जो अक्सर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लीडरों के साथ आ रहा होगा। वो चैलेंज क्या था कि एजुकेशन नहीं थी इंडस्ट्री की, नॉलेज, और सबसे बड़ी चीज़ थी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट जिसे हम कहते हैं। तो वो कॉन्टैक्ट लिस्ट कोई फिल्टर कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं थी। राइट। रैंडमली किसी के पास भी पहुंच जाना, किसी से भी बात करना, अच्छा बिना किसी बताए, मैंने नॉक नॉक किए सीधा पहुंच जाना, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशंस किसी ने दी नहीं। अपलाइन से उतना कनेक्ट थे ही नहीं, अभी तो स्टार्ट ही किया था। तो मैंने अपलाइन से पूछा, मैंने सर कैसे काम करना है? उन्होंने कहा रिलेशंस की लिस्ट बनाओ, फैमिली की लिस्ट बनाओ, सभी जितने नियर डियर हैं आपके उनकी लिस्ट बनाओ और उनसे मिलना शुरू करो और मुझको मिलवाना शुरू करो। मैंने इतना काम है? बोला हाँ। मैं पक्का इतना काम है? बोला हाँ बिल्कुल इतना काम, बस तुम देखते रहना कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने ठीक है। तो सर मैंने ये सिलसिला शुरू कर दिया। अब वहाँ पर एक चैलेंजिंग आया, वहाँ पे एक मेजर चैलेंज क्या आया कि जब प्लान शो हुआ, ख़त्म हुआ, तो जिनको हम मिलवा रहे हैं वो मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं। और जिस कंपनी में हमने स्टार्ट किया था वो कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट सेल करती थी जो क्वालिटी वाइज था, बट वो मध्यम वर्ग परिवार की रेंज से बाहर था। मतलब वो उस समय में, उस ज़माने में अगर आपको याद हो कि कोलगेट 200 ग्राम कहीं में 45 रुपये में मिलता था। अच्छा। और वहीं पे हम बात करते हैं जो उस कंपनी का पेस्ट था वो 150 रुपये में मिलता था 100 ग्राम। अब 100 ग्राम 150 में, इधर कोलगेट 200 ग्राम 45 रुपये में। तो और मध्यम वर्ग परिवार तो वो फिल्म स्टारों को देख रहा है, तो उनके लिए तो वो ब्रांड है, और ये प्रोडक्ट कोई ब्रांड उसका नाम भी नहीं सुना कभी, इसका नाम ही नहीं सुना। तो अब लोगों का ये कहना है कि हम इसको क्यों लें। तो अब यहाँ पर आती है कि फिर वो जो हमारे सीनियर है उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट्स में सिर्फ चने के दाने के बराबर ही यूज़ करना है आपको। तो उनका कहना था नहीं मेरे को तो फील ही नहीं आ रहा, वो मेरे को तो पूरा चाहिए, पूरा नहीं लगेगा उस पे ब्रश पे। तो अब ये वाला जो चैलेंज था उससे बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं रहा, कोई ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। सर ऐसे में एक उधर मीटर चल रहा था महीने वाला जो सिस्टर से पैसे लेकर आए थे, जो ब्याज का था। इधर प्रेशर में आना शुरू हो गए क्योंकि अब प्लान प्रेजेंटेशंस काफ़ी होने लगी, बट उसके रिजल्ट क्लोजिंग के रूप में नहीं दिख रहे थे। ये सिलसिला 1 महीने हुआ, दूसरे महीने हुआ। अब एक और प्रॉब्लम आया कि जो पर्सनल खर्चे हैं वो मैनेज नहीं हो रहे। अच्छा। क्योंकि अब कहीं पे जा रहे हैं किसी के पास प्लान प्रेजेंटेशंस के लिए, तो वहाँ जाने के लिए, आने जाने के लिए खर्चा चाहिए। राइट। तो अब ऐसी कंडीशन में क्योंकि घर वालों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, उन्होंने कहा भाई तुम अपने हिसाब से जो कर रहे हो करो, दिन भर तुम स्मार्ट बन के जाते हो, पूरा अपने रेडी होके जाते हो और दिन भर खाते हो, करते क्या हो। 2 महीने ये सिलसिला हो गया तो गलत जगह पे तुम कुछ कर रहे हो। एक बार को मेरे मन में भी आया कि यार शायद कुछ गड़बड़, ज्वाइन कर लिया मैंने। तो एक दिन मैं झल्ला के अपलाइन के पास पहुंच गया। मैंने कहा सर कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, कुछ ऐसा कुछ मेरे को स्टार्ट करवा दिया है जो शायद मेरे मतलब का नहीं है। और मुझे सभी लोग बोलते हैं क्योंकि जब मैं घर से निकलता था तो टाई वाई हम वहाँ पर, उस कंपनी में एक बढ़िया चीज़ क्या थी कि ड्रेसअप पे बहुत फोकस करते तो अब वो सभी को टाई पैंट और बढ़िया करके रेडी करके, तो जिस एरिया से हम निकलते थे वो सब जो फ्रेंड सर्कल जो था वो सब कॉमन था। तो उनके लिए तो वो एक नई बात थी। तो उनका अब उनको प्लान शो कर दिया गया। प्लान शो किया तो उनको यार करोड़पति, तो पीछे से टोन करते थे वो, कमेंट करते थे कि ये देखो करोड़पति जा रहे हैं।
तो ये कहीं ना कहीं बड़ा पिंच करने वाली बात थी। तो उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में बड़ा पिंच करने वाली बात थी। तो मैंने अपलाइन से पूछ डाला, मैंने सर कुछ गलत इंडस्ट्री में आपने मुझे इंटर करवा दिया। तो उनका कहना था बेटा कभी हाथी को देखा है आपने? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल देखा है। तो बोले हाथी जो है जब चलता है तो उसका वज़न इतना होता है कि वो जहाँ भी पैर रखता है तो उस एरिया में कंपन होती है, और जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जानवर होता है वो उससे पहले, हमसे पहले वो पहचान लेता है, और वो उससे कमज़ोर होता है। और उसको पता है क्या बोलते हैं? मैंने क्या बोलते हैं? बोले कुत्ता बोलते हैं। बोले डॉग बोलते हैं। और डॉग का काम क्या है? अब उसके पास इतनी सेहत नहीं है कि उसको भगा सके, तो उसके पास एक ही उसका हथियार है, वो बोलेगा, चिल्लाएगा, तो भौंकता है, और जोर जोर से भौंकता है इसलिए कि ये किसी भी तरीके से यहाँ से चला जाए, ताकि अगर ये कहीं गिर गया तो हम मर जाएंगे। तो आप समझ लो कि आपके साथ जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि आपके आजू बाजू के लोग हैं, वो आपकी जो वेशभूषा है, जो चीज़ें हैं, उनको हजम नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे अब कारण ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। उसकी वजह ये है कि अगर आप आगे बढ़ गए तो उनके माता पिता उनसे बोलेंगे देखो उसका लड़का आगे चला गया और वो ये कर रहा था, तुमने क्यों नहीं किया। तो कल ये बात होगी जरूर आपके साथ जी। लेकिन अगर टिके रहोगे तो, और अगर टिके नहीं रहोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि सर एक बार रियल में बताओ, क्या रियल में पॉसिबल है? मतलब दिल से बताइएगा, ऐसा नहीं कि खाली आप बातें वाली बातें कर रहे हैं। तो बोले आपने मुझे देखा है? मैंने हाँ देखा है, मैंने आपको देख के ही मैंने ज्वाइन किया। तो बोले बस बात खत्म हो गई, आप समझ लो तुम ये मेरे जैसे बन जाओगे, लेकिन तुम्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा, जैसे जैसा मैं कहता जाऊंगा वैसा वैसा आपको करना पड़ेगा। राइट। तो सर उस समय की एजुकेशन में एक बढ़िया चीज़ ये थी, उस समय की नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैंने रियलाइज़ किया, सम्मान बहुत था। और हम अपने अपलाइन को पूरा सम्मान देते थे। मतलब उस समय मगर उन्होंने कह दिया कि ये बरसात हो रही है और आपको यहाँ पर यहीं खड़े होना है, पूरी तरह समर्पित थे, पूरी तरीके से, पूरी तरीके डिवोटेड जैसे कहते हैं। तो अब सिस्टम को लेकर पूरी तरीके से सीरियस कि हमें ये करना है, ये बिजनेस है हमारा। और सर यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। अब जाकर क्लोजिंग होना शुरू होती है, यहाँ से ज्वाइनिंग, अब क्लोज ज्वाइनिंग आना स्टार्ट होता है। और अगले 6 महीने में अब पे आउट्स का थोड़ा थोड़ा सिलसिला शुरू होता है। फिर करीबन 2 साल बाद मैंने पहली अपनी एक छोटी सी गाड़ी ली, ऑल्टो। अच्छा। और ख़ानदान में पहली गाड़ी थी हमारी। अच्छा, वो गाड़ी जब लेकर आया मैं, तो जो लोग मुझसे कहते थे, पीछे से कहते थे कि तुम बाबूजी बन के जा रहे हैं, देखो ये तो करोड़पति बनने जा रहे हैं। तो अच्छा, मुझे उस समय में ड्राइव करना नहीं आता था। अच्छा। और मेरी फैमिली में किसी को ड्राइव करना नहीं आता था, तो हम एक ड्राइवर को हायर करके लेकर गए। अच्छा। वहाँ पर कि भाई तुम ले आ रहा गाड़ी को। अब वो जब गांव में एंटर किया, हमने गली में एंटर किया, तो जो लोग बोलते थे कि ये किस मतलब ये जा रहे हैं, तो वो उन्होंने पूछा कि ये गाड़ी किसके यहाँ आई है, क्योंकि उस समय में गाड़ियाँ बहुत कम चलन था गाँव में। तो बोले वो नबी के लड़की की गाड़ी है। तब लोगों ने बोला हमें पता था कुछ कर जाएगा। ये डायलॉग उनका। अब मैं पीछे से बाइक से आ रहा था जब वो ये चीज़ बात कर रहे थे, तो ये मैंने सुना और फिर अंदर ही अंदर एक खुशी फील हुई। लेकिन घर पहुंचे, घर पे एक और नई कहानी थी। और फादर को मैंने चाबी दी, मैंने कि ये देखिए मैं खानदान की पहली गाड़ी लेकर आया। तो वो जो एक एक्साइटमेंट या फिर जो एक खुशी होती है चेहरे पर, वो भाव नहीं दिखा उनमें। अच्छा। थोड़ा बड़ा अजीब लगा कि यार मैंने, यार डैडी अब मैं कार लेकर आया हूँ और आप खुश नहीं हो, चलो बैठा घुमा के लेकर आता हूँ। तो गाड़ी में बैठ गए। बैठने के बाद बोल रहे हैं अंदर, देखो गाड़ी ले तो आए हो, लेकिन अगर ये चली नहीं तो लोग ये बोलेंगे लेने का शौक तो है, लेकिन चला रहे की बस की बात नहीं है। तो ये बंद नहीं होनी चाहिए। अगर बंद हो गई या खड़ी रह गई तो समझ लो ये गाड़ी तुम्हारी मेरे किसी मतलब की नहीं है। और अगर चलाते रहे तो जितनी खुशी मुझे होगी शायद उतनी किसी और को नहीं होगी। सर उस दिन के दिन था, गांठ बांध ली कि अब बाइक नहीं चलानी है। अच्छा। अब यही चलाना है। और वहाँ से जो एक कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट स्टार्ट हुआ सर। अब जो भी प्लान प्रेजेंटेशन होता था वो गाड़ी में होता था या फिर उसी से जाके होता था जी।
और मेरे अपलाइन ने एक मुझे बड़ा अच्छी चीज़, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक चीज़ सिखाई थी, बेटा मोबाइल में पैसा और गाड़ी में तेल ये कभी कम नहीं होना चाहिए तेरा। क्या बात है। मोबाइल तू कैसा भी ले ले, जरूरी नहीं कि तेरे को, उस समय नोकिया चलता था, बहुत चलता था और पैसे भी लगते थे रिचार्ज वगैरह के ज़्यादा, तो 2 रुपए मिनट के हिसाब से कॉल लगती थी। इनकमिंग था उसमें, बंद हो गया था। इनकमिंग भी थी उस समय, इनकमिंग कॉल भी चलती थी। तो पीसीओ का ज़माना आने से पहले की प्रोसेस था। तो वहाँ पर अब चैलेंज ये था हमारे लिए कि ये जो मोबाइल में पैसा डालना है, अगर कोई लंबी बात कर लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में कोशिश करते थे कम से कम फ़ोन पे बात की जाए और उसके बाद उसको फिजिकली मिला जाए। तो सर यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद से फिर कभी पलट कर नहीं देखा, और वो धीरे धीरे ये रहा कि एक सक्सेसफुल जर्नी जिसे कहते हैं। मैंने फादर से कमिटमेंट किया था कि 30 साल की एज तक आते आते मैं सुबह जब सोकर उठूं तो वो पैसे कमाने के लिए जाना है उसके लिए ना उठूं, सुबह इसलिए उठूं कि अब नींद पूरी हो गई, अब बाकी की दिनचर्या का काम करते हैं, चलो काफ़ी हुआ। तो वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे कहते हैं, ये वाली लाइफ को 30 साल तक अचीव कर लेना है। मुझे लगता है आपने भी कांति गाला की वो ऑडियो सुनी होगी जी, जिसमें वो कहते हैं ना कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले सर्दी के टाइम में पैर का अंगूठा रजाई से बाहर निकालता हूँ टेम्परेचर फील करता हूँ जी, और फिर लगता है कि नहीं भी सर्दी है तो अंगूठा अंदर करता हूँ, फिर सो जाता हूँ बिल्कुल सर। कुछ टाइम के बाद में फिर अंगूठा बाहर निकालता हूँ जी। तो ये जो स्टोरियाँ है ना, ये बहुत मोटिवेट करती हैं। तो मैंने कांति गाला को बहुत सुना, तो कांति की टेप है शायद ये। बिल्कुल सही। सर एक्चुअल क्या है कि देखिए, जब आपके साथ कुछ घटित होता है और जब वो घटित होता है तो आप भी एक नॉर्मल मार्केट से या नॉर्मल समाज से ही निकल के आते हैं, हम एक तरीके से देखा जाए, और हमारे जैसे ही लोग कहीं ना कहीं ड्रीमर होते हैं। तो जो आने वाली पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं हमसे वो चीज़ सीख रही है जो हमने पीछे किया हुआ है। लेकिन हाँ, उनके लिए एक बेनिफिट ये हो जाता है जो आने वाली पीढ़ी है कि आपने जितना किया, जैसे आपने इतना खूबसूरत एक बुक बनाया है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो आपने मेरे को बताया। क्योंकि जनरली एक नए बच्चे के लिए या एक नए डायरेक्ट सेलर के लिए, चाहे वो किसी भी एज का हो जी, जैसे हमारे कमेंट में हमारे शिविंदर जी ने एक वहाँ पर कमेंट किया कि 20 साल, मतलब आप जिस एज में आए हैं 50, क्योंकि वो 50 साल प्लस के हैं जी, तो उन्होंने कहा कि अब क्या हमारे लिए संभावनाएं हैं। तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। उसकी वजह ये है कि ऐसे गुरु आपके साथ हैं जिन्होंने बुक्स बना दी हैं आपके लिए। यूनिवर्सिटीज़ एक बेसिक एजुकेशन से स्टार्ट कर दी है, मतलब बेसिक से भी पहले का, जैसे हम आज की डेट में बच्चों को अगर देखते हैं, हमारे टाइम में तो KGNC हुआ करता था जी वहाँ पर जी, अब वो एक प्री नर्सरी भी स्टार्ट हो गया है तो जहाँ प्ले स्कूल भी बोला जाता है, जहाँ बच्चों को खेल खेल में सब सिखाने की कोशिश की जाती है। तो आपको खेल खेल में सिखाने की कोशिश सर ने कर दी, एक बुक्स बनाई है, बहुत ही खूबसूरत बुक्स है। तो वो बुक्स को आप ज़रूर लीजिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के विजेता कैसे बने, अब ये सर ने कई पार्ट्स में डिज़ाइन किया। जैसे कि स्कूल में आपने जब एंट्री की तो प्री नर्सरी फिर KG फिर NC, इस टाइप से आप पढ़ेंगे जी। क्योंकि अभी तक एजुकेशन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग को देखते हैं, यूनिवर्सिटी में स्टार्ट तो हुई है, बट वो यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई है, स्कूल से स्टार्ट नहीं हुई है, और आपको तो स्कूल से चाहिए। नहीं, इसके पीछे जो मकसद था अहमद जी, वो यही था कि देखिए हमारे देश में बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, किसी को अच्छी अपलाइन नहीं मिलती, किसी को अच्छी कंपनी नहीं मिलती, लेकिन वो खुद करना चाहते हैं, उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, रास्ता नहीं मिलता। तो जब ऐसी बहुत सारी क्वेरी आने लगी तो मुझे लगा कि यार इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो फिर मेरा जो पिछले 25 सालों का एक्सपीरियंस था वो सारा का सारा मैंने लिखना स्टार्ट किया, और वो जो एक सेक्वेंशनल एजुकेशन होती है उसी रूप में पार्ट 1 में डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, पार्ट 1 में हमने बेसिक्स डाल दिए पूरे के पूरे। बेसिक्स से रिक्रूटमेंट हो जाती है, लोग आ जाते हैं। अब लोग आ तो गए, फिर उनमें लीडरशिप क्वालिटी पैदा करनी है, उनका कमिटमेंट चेक करना है, उसके लिए फिर कोर्स स्टेप रहते हैं। फिर पार्ट 2 में हमने 4 कोर्स स्टेप डाले और पार्ट 3 में फिर 4 कोर्स स्टेप डाल दिया। क्या बात है, तो यहाँ तक की एजुकेशन हमने कंप्लीट कर दी है। अब इसका एक पार्ट और आना बाकी है, वो अभी पाइपलाइन में है। तो मुझे लगता है ये 4 पार्ट आने के बाद में डायरेक्ट सेलिंग की एक कंप्लीट एजुकेशन उनको मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। और ये सब कुछ आप जैसे जो महारथी लोग हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, उन लोगों से कहीं ना कहीं सीखा है, उसी को
अपने एक्सपीरियंस के साथ में पिरो दिया है। बहुत बढ़िया। मुझे एक आपकी बुक से एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं काफ़ी टाइम से, मतलब पिछले करीबन अगर देखेंगे तो 7-8 साल से प्लान कर रहा था सर कि हम गवर्नमेंट को सजेशन करें कि हम 5th क्लास से अपने बच्चों को एक ऐसी एजुकेशन, एक ऐसा सिलेबस दें जिसमें एक क्लास मतलब हाफ एन आवर का जो रहता है वो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड हो। और रिलेटेड होने का मकसद ये है कि अभी क्या है, जो आजकल के डायरेक्ट सेलर हैं वो किस एज से आ रहे हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। कई लोग 50 साल के, जैसे शिवेंद्र सर हैं हमारे, 60 साल के एज में आते हैं लगभग। अब वो आएंगे और वो आकर सीखें, पहले सीखने में उन्हें 2-4-5 साल लग सकते हैं, डिपेंड करता है उनकी कैपेसिटी कैप्चरिंग की कितनी है जी। ऐसे में पता चलता है तब तक वो, क्योंकि जब वो कोई एजेड पर्सन आता है या फिर जब कोई 30 साल या 25 साल के बाद का बच्चा आता है कोई भी, तो उसके लिए एक चैलेंज क्या होता है कि फाइनेंशियल कहीं ना कहीं चैलेंज आने शुरू होते हैं जी। और हम जब नेटवर्किंग इंडस्ट्री में उतरते हैं तो आपको 1 से 2 साल 3 साल कम से कम 5 साल आपको प्रॉपरली एक बढ़िया अच्छा डायरेक्ट सेलर बनने में वक्त देना पड़ता है। और इस दौरान में आप अर्निंग पे फोकस नहीं कर सकते, आपको अभी लर्निंग पे फोकस करना है। जनरली लोग अर्निंग पे पहले फोकस कर बैठते हैं और वो कहीं ना कहीं विफल हो जाते हैं, फिर दोस्त फिर डायरेक्ट सेलिंग को देते हैं। तो मेरा ये मानना था कि जो अब ये फेल क्यों हो रहे, क्योंकि उनको कोई ऐसा रेगुलर क्लास नहीं मिल रहा जहाँ पर वो प्रॉपरली आके एजुकेशंस को प्रॉपरली अध्ययन कर पाएँ, ले पाएँ और फिर उसके बाद वो शुरू कर पाएँ। अब अगर स्कूल में हम करते हैं 5वीं क्लास से अगर हम बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आधा घंटा मिलेगा और बच्चे को आप खुद मार के भेजते हो स्कूल। जो नया अभी डायरेक्ट सेलर जो अभी के सिचुएशन के हिसाब से, हमारे पिछले सिचुएशन के हिसाब से जब जुड़ता है तो उसको परिवार वाले कभी कुछ नहीं कहते राइट कि आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी है और आपको क्लास अटेंड करनी है या आपको जाके ये सेमिनार अटेंड करना है या ये मीटिंग अटेंड करनी है, वो कभी भी नहीं बोलते। आप ही की इच्छा करती है तो आपको जाना है, अगर आपको सीखने की इच्छा है तभी आप जाओगे। अन्यथा कई लीडर्स तो ऐसे हैं जो चलती हुई मीटिंग्स को छोड़ के चले आते हैं। यस, मैंने उनके अंदर ये कमियां देखी हैं कुछ लीडर्स में। तो आप जिस चीज़ के लिए प्रैक्टिकल स्टार्टअप ही नहीं कर रहे हो, फिर आप ड्रीम देख रहे हो कि मेरे को करोड़पति बनना है, वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। तो अगर हम 5th क्लास से, अब ये बुक्स अगर ये जो बेसिक आपने बनाया, बेसिक से डाउन वाला बनाया, अगर ये 5th क्लास से बच्चों को सिलेबस में पढ़ा दिया जाए, तो जहाँ आज देश हमारा जो बेरोजगारी को हम देख रहे हैं जिस तरीके से कि इतना युवा हर साल पढ़ के निकल रहा है और वो कहीं ना कहीं जॉब सीकर बन जाता है, राइट, ढूंढता रहा है, जॉब को ढूंढ रहा है, तो गवर्नमेंट भी उस लेवल पे उनको जॉब क्रिएट नहीं, संभव ही नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है। तो अगर इनको 5th क्लास से एजुकेशन दिया जा रहा होता, हाउ टू डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग और किस तरीके से आपको करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप जो आपने इतना खूबसूरत बनाया है। अब क्योंकि बच्चे को मन करे या ना करे, लेकिन उसे स्कूल तो जाना है, तो ये एक सब्जेक्ट होगा उसके लिए जिसको पढ़ना पड़ेगा बाय प्रेशर। नेटवर्किंग में बाय प्रेशर लोग पढ़ते नहीं। लीडर का मेरा भी ये मानना है अहमद सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में लोग जुड़ते हैं और अपलाइन भी उसको उतना अच्छे से गाइड नहीं करता, वो पहले दिन से ही उसको बगैर सिखाए वो फील्ड में उतर जाता है, फिर उसको रिजेक्शन मिलते हैं, फिर वो हाथ जोड़ लेता है कि भैया मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं हुआ, और वहीं से कहानी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो मेरा ये मानना है अहमद जी कि एक व्यक्ति को जब हम ज्वाइन करवाते हैं ना, उसको बाहर फील्ड में बिल्कुल मत जाने दीजिए। पहले उसको जैसे डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने किताब हेल्पफुल हो सकती है, या हर कंपनी के पास में कुछ भी एजुकेशन सिस्टम है तो वो सिस्टम के साथ उसको जोड़िए, उसको कुछ ट्रेनिंग दीजिए, कुछ होमवर्क उससे करवाइए। उसके बाद में जब वो थोड़ा सा तैयार हो जाए, जैसे हमारे यहाँ डिफेंस में रहता ना कि फौजी को पहले ट्रेनिंग देते हैं, पहले दिन ये नहीं बोलते कि भाई जा सीमा पे चला जा, तो वो अगर सीमा पे पहले दिन जाएगा तो क्या असर होगा वो सबको मालूम है। तो उसको पहले ट्रेनिंग देते हैं, टफ बनाते हैं, उसके बाद उसको भेजते हैं सीमा पे कि भैया जा वहाँ पे। तो मुझे लग रहा है इस चीज़ का हमारे यहाँ पे बहुत अभाव, और उस अभाव की पूर्ति के लिए हमने थोड़ा सा प्रयास किया। जैसे कि अभी आपने जो संघर्ष किया, पिछले जितने भी जो हमारे लीजेंड्स डायरेक्ट सेलर हैं जिन्होंने संघर्ष किया, और आज कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ में आपने डिप्लोमा स्टार्ट करवा दिया सर, ऐसे ही अगर ये 5th क्लास से होगा तो फ़ायदा क्या होगा कि जब बच्चा 12th तक, क्योंकि 12th तक तो मैंने ये देखा है परिवारों में कि परिवार बच्चे की पूरी जिम्मेदारी सब अपने ऊपर ओढ़े हुए होते हैं, उसका खर्चा,
उसका आने जाने का, स्कूल जा रहा है तो उसका सारा बस का, एवरीथिंग इज देयर, मतलब जो भी हम बात करें सब कुछ माँ बाप पूरी तरीके से उसको केयर करते हैं। Yes, और yes. वो कभी नहीं कहते कि आप पैसा कमाओ। राइट राइट। और यहाँ नेटवर्किंग में कोई अभी डायरेक्ट सेलर कोई जुड़ता है तो तुरंत ही यहाँ से यह स्टार्ट होता है, पहले अर्निंग कैसे होगी। घर वाले भी ये उम्मीद घर वाले भी ये उम्मीद करते हैं कि भैया आपने कुछ आपने बड़ा कर लिया। बहुत गहरा सब्जेक्ट छेड़ा है अहमद जी। रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक बुक है बिजनेस स्कूल, तो उसमें बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए हमें जुड़ना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे वो, कि इसके 8 फ़ायदे हैं और 8 फ़ायदों में 8 छुपे फ़ायदे बताते हैं वो। उसमें पहला फ़ायदा वो बताते हैं कि आपको एक यूनिक एजुकेशन मिलेगी, एक ऐसी व्यवहारिक शिक्षा जो आज तक आपको न किसी विद्यालय में न किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई गई होगी, वो प्रैक्टिकल एजुकेशन आपको मिलेगी। और रॉबर्ट टी कियोसाकी वाली बात पे आप मोहर लगा रहे हैं जी जी कि ये अगर स्कूलों में पढ़ाए जाने लग जाए कि मतलब किस प्रकार से आपका एटीट्यूड होना चाहिए, किस प्रकार से आपका बिहेवियर होना चाहिए दूसरों को लेके, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सिखा दी जाएं और जो बेसिक्स वाली जो चीज़ें हैं थोड़ी सी, तो मुझे लग रहा है आगे की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल सर। देखिए सबसे पहली जो चीज़ आपने उसमें बुक्स में दी जो मुझे बड़ा खूबसूरत लगी कि आपने पढ़ाई के साथ एक क्वेश्चन पेपर दिया है। हाँ राइट। आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद आया सर। रीज़न क्या है कि जनरली जब हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं स्कूल में तब एक पेपर का समय होता है, बच्चा पूरे साल ध्यान नहीं देता, लेकिन वो लास्ट के टाइम में आकर पूरा फोकस लगाता है कि अब कुछ भी करके पास होना है। ये मेरी इंस्पिरेशन, देखिए लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें पता नहीं कहाँ कहाँ से सीखते हो और फिर उसको रिलेट कर लेते हो कहीं ना कहीं। डायरेक्ट सेलिंग में जब मेरे पास में ठीक ठाक सा पैसा आने लगा तो मुझे लगा कि यार अब इसको इन्वेस्ट कहाँ करना है ये भी सीखना पड़ेगा। जी जी। तो वो मतलब पहले तो ये टेंशन थी, आता नहीं है, जब आने लग गया तो फिर ये टेंशन होगी कि यार इसको लगाएंगे कहाँ पे। बिल्कुल। तो मैंने एक इन्वेस्टमेंट की, मैंने कोचिंग ली, क्योंकि मेरा कोचिंग में और सीखने में बड़ा विश्वास है, तो मुझे लगा यार इसको भी सीखा जाए। तो मैंने दिल्ली में आई थिंक 10 क्लासेस मैंने अटेंड की होंगी, 3 घंटे की क्लास रहती थी। तो उसमें जो ट्रेनर थे वो बेसिकली शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे कंपनी खरीदनी चाहिए, तो उस बारे में बात करते थे। तो कभी ये नहीं बताते थे कि यार ये कंपनी के शेयर खरीद लो, वो ये कहते थे कि अच्छी कंपनी को चेक करने के ये पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर बताते थे हमें कि भाई ये पैरामीटर्स है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये जिसमें ये ठीक है वो कंपनी खरीद लो। तो इस किताब में भी जब हमने ये टॉपिक डाला कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, तो हमने ये नहीं बताया कि यार ये कंपनी कर लो, हमने लोगों को एजुकेट किया कि भाई दीज आर द पैरामीटर्स, आप इस पे चेक करो अपनी कंपनी को, खुद नंबर दो, खुद डिसाइड करो। मुझे ये टॉपिक इसलिए पसंद आया कि जब अगर ये स्कूलों में स्टार्ट हुआ तो अब बच्चे जब पढ़ के बाहर आएंगे तो उससे पहले वो किसी न किसी कंपनी को, जब सही उनकी एक आयु होगी, एज होगी, उम्र होगी, तो वो ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन जब करेंगे तो वहाँ पर पास आउट होकर वो 12th के बाद अपने माता पिता से पैसे की डिमांड नहीं कर सकते कि अब मुझे खर्चे की ज़रूरत है। वो ऑलरेडी पिछले, क्योंकि 5 साल आपने 5th क्लास से स्टार्ट किया है तो कम से कम 12th तक जाते 7 साल आपको और चाहिए। राइट। 7 साल में आप एक मैच्योर नेटवर्कर बनकर स्कूल से निकलेंगे। हाँ, मैच्योर मतलब फिर सरकार की तरफ देखना नहीं है, तो फिर आपको जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना, आपने निकलते ही सरकार को टैक्स देना शुरू कर देना, बढ़िया रोड बनाइए, बढ़िया हॉस्पिटल बनाइए, और आप लायबिलिटी नहीं बनेंगे, हाँ एसेट बन जाएंगे, एसेट बनेंगे। तो अब पॉइंट है कि अगर बच्चा डे 1 से कमाना शुरू कर देता है उस टाइम में, तो वो फादर के लिए, उस परिवार के लिए कितना बड़ी एक सपोर्ट होती है, जिसमें आज अगर हम भारत में देखें तो हमारे यहाँ एक प्रथा चली आई है और जिसे हम दहेज कहते हैं। जी जी। इस टाइप की कुछ प्रथाएं हैं जहाँ पर बच्ची की शादियाँ अगर करते हैं तो आप, वो बेचारा पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि वो सब कुछ देने दिवाने के चक्कर में, क्योंकि समाज है और समाज में अब इससे मुझे बेहतर करना है, एक ये भी बड़ा चैलेंज रहता है कि इससे बेहतर करना है, इससे बड़ा दिखाना है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो अपनी एज के करीब आ रहा है और जिसको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बुढ़ापे में, वो व्यक्ति अपनी वो जमा पूंजी इन सब चीज़ों में खर्च कर दे रहा है, जहाँ पर एक तरीके से पूरा बिखर जाता है। लेकिन अगर बच्चा पहले दिन से कमा रहा होगा, चाहे उसमें गर्ल्स हो चाहे उसमें बॉयज़ हो, और जब वो कमा रहे होंगे तो जो माँ बाप के पास एक सिक्योरिटी होगी, वो शायद मुझे लगता है किसी और इंडस्ट्री में पॉसिबल। बहुत बढ़िया, ग्रेट जी। अहमद सर, आपके पास में बहुत ज़बरदस्त तजर्बा है और वो आपकी बातों से झलकता है, हम बहुत डिटेल में चले जाते हैं। तो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जी जी।
एक क्वेश्चन है, ये राइट सॉल्यूशन ने पूछा है, एक सफल नेटवर्कर को बनाने और उसे लीड करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है जो लीडर्स को करना चाहिए? जी बिल्कुल सर। इसमें देखिए, मेरे हिसाब से सबसे पहले एक लीडर जो किसी को साइन अप करा रहा है, राइट, सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर कि आप अगर किसी डाउनलाइन को स्टार्ट करा रहे हैं तो स्टार्टिंग के कम से कम 6 महीने आप उसको अपने साथ चिपका के रखें। वाह, मतलब हर तरीके जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो सब उसके सामने होनी चाहिए। आप उसे प्लान प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं उसका, वो आपसे क्या करेगा, स्टार्टिंग में प्रोस्पेक्टिंग वो करेगा, लेकिन प्लान प्रेजेंटेशंस आपका होगा। राइट। तो प्लान प्रेजेंटेशन आपका होगा, आपने स्टार्टिंग के 2 महीने उसके प्रोस्पेक्ट को प्लान प्रेजेंटेशंस किया, चाहे वो आज डिजिटल के माध्यम से कर लें हम, क्योंकि अब माहौल बदल गया है। पहले के ज़माने में तो हमारे यहाँ फिजिकली हुआ करता था, उसका कोई विकल्प ही नहीं था हमारे पास। अब तो आधुनिक ज़माना है और यंग आज की एज है, तो अब तो आप बहुत हार्ड एंड फास्ट हो गए, बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। हमारे टाइम में तो 20 साल चीज़ों में लगे, आप ये काम 2 साल में भी कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंट आप पहुँच सकते हैं लोगों तक। अब पॉइंट था कि यहाँ पर उस जो अप्लाइन है उसकी जिम्मेदारी ये बनती है, अगर 2 महीने वो लगातार प्लान प्रेजेंटेशन एक लीडर के साथ कर देता है, एक फ्रेशर के साथ कर देता है, तो फ्रेशर से बोलना है तेरे को देखना है, सिर्फ तुझे सिर्फ देखना है मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसको देख। और फाइनली जब 2 महीने कंप्लीट हो रहे हैं, फिर तीसरे महीने से अब उससे कहना है कि तेरे को स्टार्ट करना है, मैं देखूंगा अभी, मैं देखूंगा, क्लोजिंग मैं कर दूंगा, तू घबरा मत, क्योंकि तेरा प्रोस्पेक्ट खराब नहीं होने देंगे। तो वो क्लोजिंग मैं कर दूंगा। सामने वाले को नहीं पता है कि आप क्या बोल रहे हो और आपका प्लान क्या है। राइट। तो आपको पता है कि आप कहाँ गड़बड़ कर चुके हो, तो आपको रुकना नहीं है, फ्लो में कंटिन्यू करते रहना है। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां पर बैठा हूं। अगले 2 महीने अगर ऐसा करा देता है तो अब ये प्लान प्रेजेंटेशंस में परफेक्ट हो जाएगा। अब इसको कहना है कि अपनी टीम को, तेरे को जो मैंने किया है वो शुरू करना है। डुप्लीकेशन इसे कहते हैं कि जो तेरी टीम आ रही है उसको बैठा, प्लान दिखा, प्लान दिखाने के बाद फिर जब अगले 2 महीने रहेंगे क्लोजिंग तेरे को करनी है। और जब ये डुप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो आपकी टीम में एक ऐसी नंबर्स ऑफ नेटवर्क लीडर्स की वहाँ पर फौज खड़ी हो जाएगी, जहाँ पर आप अपने भविष्य को बहुत लंबे समय और आखिरी जैसे हम बोलते हैं स्टेप में देख सकते हैं पैसिव इनकम क्रिएट होते हुए, कि आप कल सो रहे हो लेकिन आपके अकाउंट में पैसा लगातार आ रहा है। और ये तभी आ पाएगा जब आप शुरू करेंगे, क्योंकि आप किसी को अगर लेकर आ रहे हैं, साइन अप करा रहे हैं और उसको अगर आप सपना दिखा रहे हैं कि आप यहाँ से आकर अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं, तो ये आपकी पूरी दायित्व बनता है कि उसको A to Z हर चीज़ आपको एक बच्चे की तरह सिखानी। दैट्स ग्रेट। अहमद सर, मेरा इस चीज़ में बहुत विश्वास है। एक्चुअली मैंने बहुत कम लोगों को पर्सनली स्पॉन्सर किया है। ओके। मतलब मेरी टीम देश के हर राज्य में है, इवन हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी, बट अगर आप मेरी पर्सनल स्पॉन्सरिंग की बातचीत करें तो बहुत कम है। ओके। वो इसलिए क्योंकि मैं किसी को भी स्पॉन्सर करने से पहले उसको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ। जब मैं ये देखता हूँ कि यार मैं इसको टाइम दे पाऊँगा, संभाल पाऊँगा, तभी मैं स्पॉन्सर करता हूँ, अदरवाइज मैं स्पॉन्सर्स करता ही नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे ही, मतलब कोई भी आ गया, सामने आ गया, उसको अपना जोड़ दिया, तो और जोड़ दिया, वो मतलब वो कहते हैं ना कि आगे दौड़ पीछे छोड़, वो वाली कंडीशन, और उससे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी फैलती है। तो बहुत बढ़िया। आपके जो जवाब को अगर मैं समअप करूं तो वो ये है कि हम किसी को ज्वाइन करवाएं तो उसको बहुत सोच समझ के ज्वाइन करवाना है। पहले तो ज्वाइनिंग करवाने से पहले सोचना है और एक नैतिक जिम्मेवारी के साथ में उसको ज्वाइन करवाना है कि इसके सपने मैंने पूरे करवाने, और 6 महीने तक उसके साथ में रह के उसको तैयार कर देना है, ताकि फिर उसको आपकी ज़्यादा आवश्यकता न पड़े। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप एक व्यक्ति को लेकर आए तो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप भी सर समझते हैं, मैं भी ऑलरेडी, हम जिस लेवल पे हमने काम किया तो पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता। राइट। वो 2-3 बार जब देखता है चीज़ों को तब जाके समझ पाता है, और फिर उसके बाद समझ पूरे फिर भी नहीं पाता है, वो कुछ मुख्य बिंदुओं को ही देख पाता है। लेकिन सपने हैं उसके, और वो सपने बहुत फास्ट हैं। मैंने यहाँ पर एक कमजोरी देखी लीडर्स में, जो फेलियर होने का कारण सर देखा। बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे अभी भी जो कहते हैं हम 20 साल से हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि 15 साल से आप 20 साल से काम कर रहे हो, कि सेविंग क्या है? क्योंकि आपने कमाया क्या मैटर वो नहीं करता, आपने बचाया क्या है वो आपका भविष्य तय करेगा आगे जाने के लिए। क्योंकि आपने अगर कुछ बचाया है तो बचाने का मतलब ये है कि आपने कुछ किया है और सेव करके रखा है।
अगर आपने कमाया था और आपने टोटली टीम पे खर्च कर दिया तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। मेरे अप्लाई ने मुझसे एक चीज़ बड़ा अच्छी चीज़ कही थी। मैंने कहा था सर अभी जो छोटा पे आउट आ रहा है क्या करूँ, उसका सारा खर्च कर दूँ टीम पे? तो उन्होंने कहा नहीं, तुझे 25% सेविंग के रूप में रखना है, 25% तुझे पर्सनल खर्चों को रखना है और 50% अपनी टीम के साथ बिजनेस डेवलप करना है। राइट, वो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट है तेरा। अगर तेरे को बिजनेस बड़ा करना है और अगर बिजनेस चाहता है तो तेरे को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपनी, लेकिन कमा कर। आपने पैसिव इनकम की बातचीत की, फ्यूचर की बातचीत की, लेकिन एक प्रश्न पूछा है अजय मेघवाल ने जी। आजकल एक चलन चल रहा है मार्केट में, लोग हर साल न्यू कंपनी में जाते हैं। आप ऐसे लोगों को किस नज़र से देखते हैं और क्या कहेंगे? जी हाँ, लोगों को ये लगता है कि यार नई कंपनी आई है, इसमें ज़्यादा कुछ अच्छा मिल जाएगा, पुरानी में तो सैचुरेशन आ गई है, तो वैसे एक माइंडसेट बन जाता है लोगों का। इसमें सर मेरा नज़रिया क्या कहता है, मैं आपको अपना बताता हूँ। जनरली क्या होता है, लोग डर जाते हैं। अच्छा, जैसे आपने आज स्टार्ट किया, तो जब स्टार्ट आप कर रहे हैं तो स्टार्ट करते समय आपने प्लान के अंदर की डीपली चीज़ों को रीड नहीं किया, माने जिसे हम कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अक्सर लीडर क्या गलतियां क्या अभी भी कर रहे हैं, वो गलती क्या करते हैं कि जब वो ज्वाइन करते हैं तो वो फ्रंट में भाई हाँ मेरे को बहुत नॉलेज है, मेरे को बहुत पता है, अच्छा ये एक लेफ्ट एक राइट या फिर ये 1 2 3 ABCD लाइन से जनरेशन से लगाने, हाँ ठीक है इसमें इतनी इनकम आएगी इतनी आएगी ये बता दिया, हाँ अच्छा कितना बांट रहे हो आप। तो वो सब कैलकुलेशंस को फोकस करते हैं किस बात पे कि मुझे कितना मिलेगा, और इस बेस पे आकर जल्दी से ज्वाइन कर डालते हैं। वो डीपली टर्म्स एंड कंडीशन पे फोकस नहीं करते सिस्टम के अंदर। और जब वो, क्योंकि उस समय बड़ा उत्साहित होते, प्लान देखते हैं, उनको लगता है यार सिस्टम बहुत बढ़िया है, कंपनी का ऑफिस बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। कई बार क्या होता है, लोग, मैंने जो देखा जो बार बार कंपनियां चेंज करते हैं वो अट्रैक्शन में ज्वाइन करते हैं। अट्रैक्शन में कंपनियां स्विच करते हैं। मुझे लग रहा है 2 तरह के लोग इसमें होंगे अहमद सर। एक तो वो होंगे जिन्होंने अति उत्साह में बगैर कुछ होमवर्क के कंपनी ज्वाइन कर ली, फिर उनको मालूम चला कि नहीं यार कंपनी में इश्यूज़ हैं कुछ, फिर वो दूसरी कंपनी में जाते हैं, और दूसरी में जाते हैं तो फिर वही देखते हैं कि नहीं यार पहले ही मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में था, बोर बढ़ गया हूँ, अब मुझे कोई ऐसी कंपनी देखनी थोड़ा और फास्ट बनो, तो फास्ट के चक्कर में फिर ऐसी किसी कंपनी के साथ में जुड़ जाते हैं जो फिर सही नहीं होती, और फिर वो एक ऐसा ट्रैप है, उस ट्रैप में नहीं निकल पाते। तो एक तो मुझे लग रहा है एक तो कैटेगरी ये है, बिल्कुल। और दूसरी कैटेगरी में शायद कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको कंपनी तो अच्छी है, कंपनी नो डाउट वो मानते हैं यार कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी की क्रेडिबिलिटी भी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं यार मेरे से ये नहीं हो पा रहा, यहाँ ज़्यादा मेहनत है, या अपलाइनों के साथ में थोड़े रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए वो बदल लेते हैं। दो कैटेगरी हैं। तो मैं एक बार कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपका इनपुट दूंगा। तो पहली कैटेगरी वाले को तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं तो आपका मकसद यहाँ से पैसिव इनकम का होना चाहिए, आपका मकसद यहाँ से अगली जनरेशन को बिजनेस ट्रांसफ़र करने का होना चाहिए। तो एक बार शांति के साथ में सही कंपनी आप चुन लो, अपनी नॉलेज के अनुसार गूगल से ढूंढ लो कुछ ना कुछ, मतलब सोचो, अच्छे से सोच समझ के आप निर्णय लो अच्छी कंपनी का। और जो ऑलरेडी अच्छी कंपनियों में हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा रिजल्ट नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, कंपनी अच्छी है, सिस्टम अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के अनुसार कंपनी काम कर रही है, तो फिर थोड़ा पेशेंस के साथ में काम करो, अपलाइन से काउंसलिंग कर लो, थोड़ा एनालिसिस कर लो, थोड़ी सी अपनी स्किल्स को बढ़ा लो, तो फिर इधर उधर ताका झाकी मत करो। और ताका झाकी करोगे तो फिर आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, और फिर वो कहते हैं ना घर के रहेंगे ना घाट के, तो फिर वैसी वाली स्थिति हो जाएगी। तो ये तो मेरा व्यू था, आपका क्या व्यू है सर? बिल्कुल सर, मैंने जो रियलाइज़ किया, इस मेरे साथ में भी कैरियर में बहुत सारे साथी आए और बहुत सारे चले गए, कई लोगों ने तो कैरियर में इंडस्ट्री को ही विदा कर दिया जी। तो इसमें मुझे जो फील हुआ कि कहाँ गलती कर रहे हैं लोग, ऐसे लोग जो गलती कर रहे हैं, वो गलती ये है कि आप डीपली चीज़ों को नहीं समझ के सिर्फ बाहर की चीज़ों को देखा आपने और उसके बाद साइन अप कर दिया, जो आपने अभी कहा। और साइन अप करके जब आप इंटर किया तो पता चला अरे यार ये वाली रॉयल्टी ऐसे करके मिलेगी, अच्छा ये वाली इनकम ऐसे करके मिलेगी। तो जो आपका उत्साह था उस टाइम में काम करने का, जब आपने ज्वाइन किया था, वो उत्साह आपके धीरे धीरे डाउन हो जाता है। या फिर कई बार क्या होता है कि जैसे प्रोडक्ट्स को लेकर किसी ने आपको जब ज्वाइन कराते समय बड़ा चढ़ा के बातें कर डाली। कई लीडर्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स को लेकर
कुछ ऐसी चीज़ों को कह डालते हैं कि आपको लगता है अच्छा ये प्रोडक्ट मिल गया तो मैं तो कमाल कर दूंगा, और आपने साइन अप कर लिया जी। आप साइन अप करके आप जब मार्केट में उतरे और आपने भी जाके कमिटमेंट कस्में बात दिखा लिए मार्केट में जाकर के, अरे ये प्रोडक्ट गजब का है और इसमें तो धमाल हो जाएगा, आप लेकर तो देखो। अब पता चलता है जब कस्टमर ने लिया तो 1-2 महीने उसने यूज़ किया तो उसको रिजल्ट शायद उस लेवल पर नहीं आया, क्योंकि कोई भी हेल्थ केयर आप किसी भी सेगमेंट में आप जाएंगे आयुर्वेदिक में तो वक्त लेता है वो आपका। अब यहाँ पे तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो इधर ये कमिटमेंट कर चुका है इंस्टेंट रिजल्ट वाला, हो सकता है तो ऐसी सिचुएशन में अब उसका मोरल डाउन हो गया, क्योंकि अगर सेकंड बार मुंह कैसे दिखाएगा और किस लेवल पे जाके उसको आप कहेगा कि भाई तुम यूज़ कर लो। अब यहाँ पे अपनी स्किल इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई हो सकता है कि आपके अब टिश्यू पे वर्क नहीं कर रहा, आपके बॉडी पे वर्क नहीं कर रहा, ये चैलेंज कई बार हो जाता है, वो स्किल आप वहाँ पे दिखाते हो, बट टिल सेकेंड टाइम में भी वो प्रोसेस उतना रिजल्ट नहीं दिखा। तो अब ऐसे में क्या हुआ, उस लीडर का थोड़ा सा मनोबल डाउन हो गया। तो वो उतनी फोर्स के साथ जिस तरीके से आया था वो उस फोर्स के साथ अब काम नहीं कर पा रहा, या हो सकता है वो सिस्टम से खुश नहीं है, सिस्टम में जिस तरीके से वो चाहता था मेरे को ये रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मेरे को ऐसा मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ईगोइस्ट मामला बन जाता है कि मैं बहुत पुराना लीडर हूँ और मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मेरे को बहुत कुछ यहाँ पर रिस्पेक्ट उस लेवल की मिलनी चाहिए, बट आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं यानी उस कंपनी के लिए आप तो फ्रेशर ही एक रूप में हम काम करेंगे जी। तो वो उसी तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पर आपके जो अपलाइन है वो आपको एक अलग अगर नज़रिए से देख रहे हैं तो अच्छी बात है, वहाँ पर वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अन्यथा अब ऐसे में क्या होता है कि जल्दी में लोग स्विच करने का बड़ा कारण क्या हुआ कि उन्होंने एक तो लालच में, दूसरा अभाव प्रभाव में कि यार इस कंपनी में मैं जल्दी नेटवर्क खड़ा कर सकता हूं, इस कंपनी में बहुत वक्त लग रहा है, और ऐसे में स्विच करते ही आप एक बड़ी गलती कर बैठते हैं वहाँ पर कि आपका जो नेटवर्क होता है वो सिस्टम से इंस्पायर है, वो प्रोडक्ट से इंस्पायर है, सर्विस से इंस्पायर है, हो सकता है आपकी एजुकेशन से इंस्पायर हो। एज पर लीडर अगर मैं एज ए लीडर हूँ तो मेरी एजुकेशन से हो सकता है कुछ लोग इंस्पायर हो, सारे नहीं होंगे। मैंने प्रैक्टिकली देखा है अहमद सर कि एक व्यक्ति को लगता था कि मैं जाऊंगा तो मेरे साथ 1000 लोग चले जाएंगे, लेकिन मुश्किल से 2 लोग उसके साथ में खड़े मिलते हैं। बिल्कुल सर, ये 100% मैं वही बात कर रहा था कि यहाँ पर होता क्या है, जब हम ये प्लान करते जाते हैं कि यार इतना नेटवर्क तो मेरी बाबाई करता है। अगर आप कहो तो मैं एक बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे याद आ रही है। बिल्कुल। सतीश पंडित हमारे लीजेंड थे डायरेक्ट सेलिंग में, वो सुनाते थे कि व्यक्ति को ये लगता है जब वो कहीं भी काम करता है ना कि उसमें बड़ी पावर है, उसमें बड़ी ताकत है और उसकी वजह से सब कुछ चल रहा है। तो वो एक स्टोरी सुनाते थे कि एक व्यक्ति था, उसने एक काम किया, उसने एक गधा लिया और गधे के ऊपर में एक मंदिर बना दिया, और अब वो घर घर जाता था और लोग देखते कि भाई मंदिर है, तो वो घर से बाहर आते और कुछ ना कुछ अपना दे के चले जाते, चढ़ावा कर देते। हाँ, तो बढ़िया काम चल रहा था। तो एक दिन गधे को लगा कि यार ये सब लोग मेरी पूजा करते हैं और ये जो मेरा मालिक है ये मेरे को कुछ खाने पीने को अच्छे से देता नहीं है, सब कुछ मेरी वजह से ही चल रहा है। तो उसने एक दिन गुस्से में आके वो मंदिर उधर फेंका और अपने मालिक को लात वात मार के और अपना अगले दिन से खुद ही अपना जाने लग गया कि भाई मेरे को भेंट मिलेगी। तो वो गया तो लोग अपना डंडा लेके आए, जैसे ही उसने चिल्लाना शुरू किया तो फिर उसको एहसास हुआ कि नहीं, ये इज्जत मेरी नहीं थी, ये सिस्टम की थी। एब्सोल्युटली राइट। उस सिस्टम में वो मंदिर था, वो आदमी था जो उसको लेके जा रहा था। तो बहुत लोगों को ये लगता है जब उनको थोड़ा सा कुछ मिलने लग गया ना, कुछ अचीवमेंट मिल गई, उसको लगता है कि नहीं यार ये मेरी अचीवमेंट है। और कुछ कंपनियां उसको थोड़ी हवा दे देती हैं कि यार तू तो मतलब कमाल है, तू यहाँ आ जाए ये हो जाएगा। इसमें तो मुझे लग रहा है कि वो भ्रम में चले जाते हैं। बिल्कुल सर, यही एक बड़ा चैलेंज होता है कि कभी कभी हमें ये भ्रम हो जाता है कि ये नेटवर्क मेरा है, और जितना नेटवर्क आज मैं सेमिनार में जाता हूँ, लोग ताली बजाते हैं, मैं स्टेज पे जाता हूँ, मेरी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो वो आपकी सेल्फी क्यों ले रहे हैं? वो उस कंपनी के आप उस समय हीरो हैं, उस सिस्टम का एक उस सिस्टम के हिस्से आप और उस सिस्टम के हीरो हैं। और हीरो का दुनिया सीधी बात है फोटो लेना चाहती है। मैं हीरो नहीं हूँ, मैं सिस्टम के माध्यम से हीरो। उस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे बिहाफ पे सब कुछ आता तो आप तो बहुत पहले अमीर हो चुके होते हैं। ये मुझे लगता है कि आप तो फिर आपको डायरेक्ट सेलिंग में आने की जरूरत नहीं होती। तो आज आप, हाँ, ये आपने समय दिया, एजुकेशन ली, आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेंड किया, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी लोग सिस्टम को देखते हैं। जब कहीं कोई प्लान दिखाया जाएगा तो पहले प्रोफाइल पूछा जाएगा कंपनी का।
आपका प्रोफाइल नहीं पूछा जाता, पहले कंपनी का प्रोफाइल, और कंपनी की प्रोफाइल के बाद कंपनी का अकाउंट मांगा जाता है, उसमें पेमेंट किया जाता है, ना कि आपको पेमेंट किया जाता है प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। इट मीन्स कि हमें समझना चाहिए कि हमसे ज़्यादा पार्ट उस सिस्टम का है जिस सिस्टम में हम वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि लोग आज की डेट में, क्योंकि अब क्या है, कंपटीशन मार्केट में आ गया है, कई लीडर्स गलती ये करते हैं, उन्हें लगता है अरे यार इस कंपनी ने मेरे को भाव नहीं दिया, इन कंपनी में पे आउट नहीं बन रहा, तो लोग अपनी कंपनी खोल देते हैं। अब वो आधी अधूरी जानकारी लेके कंपनियां स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ एक चैलेंज क्या होगा, आप नेटवर्किंग की नॉलेज तो लेके बैठे हैं, बट आप मैनेजमेंट की नॉलेज लेकर, दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों बहुत डिफरेंस है। नेटवर्किंग में मैंने जो रियलाइज किया, क्योंकि मैंने दोनों पार्ट निभा रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज की है मैंने पिछले 5.5 साल में, जो फ्रीडम मेरे को 21 साल था, क्या पूछिए, और जो अब जो करंट का अब है, बस कुछ पूछिए मत। 16 घंटे काम करता हूँ मैं आज की डेट में, लेकिन उस 16 घंटे में भी चैन नहीं होता, क्योंकि सुबह आपको सर्विसेज देनी है, आपको एनी हाउ, और अगर आप लीडर हैं तो आप, मैंने आज सुबह नहीं उठना है, मैंने टीम को बोल दिया कि भाई आज मेरे को कॉल मत करना, आज तुम मैनेज कर लो, आप नहीं संभालेंगे, और लोग हैं ना टीम में, और लोग हैं, अपलाइन है, वो संभाला, आपने एक बार मैसेज डाल दिया, सब लोगों ने सुन लिया और वो अपने काम लग जाएंगे अपनी टीम में। तो यहाँ आपके पास कोई रिस्क नाम की चीज़ नहीं थी, आप फैमिली के साथ में टाइम दबा के स्पेंड कर सकते थे। लेकिन जहाँ आप मैनेजमेंट में आते हो तो वहाँ आपके साथ अब रिस्क स्टार्ट होता है। समय तो होता ही होता है, रिस्क आएगा तो टेंशन आएगी, रिस्क आएगा टेंशन आएगी, और टेंशन आएगी तो आपकी बुद्धि खा जाएगी। जो मैंने रियलाइज किया, क्योंकि एक व्यक्ति क्रिएटिविटी कब करता है, अहमद सर फंस गए हैं। नहीं, बहुत एंजॉय आ रहा है, और वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है कि वो एटीट्यूड वैसा है, कुछ और सीखने को मिल रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो वो सीखने वाला एटीट्यूड है, इसलिए बड़ा मजा आ रहा है। तो इसमें जो मैंने रियलाइज किया सर, एक व्यक्ति क्रिएटिविटी कब करता है, जब आप लीडर होते हो तो आप खाली होते हो, आपके माइंड पूरा फ्री है, तो आप कुछ नया अपनी टीम के लिए प्लान कर सकते हो, आप क्रिएटिविटी कर सकते हो, आप ट्रेनिंग प्लान कर सकते हो, टूल्स डिजाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप एज पर लीडर, आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, जनरली लोग इस चीज को समझना ही नहीं चाहते। जो जहां तक मैंने रियलाइज किया, लोग सोचते हैं ये बिजनेस जो है सिस्टम कर रहा है, मैं यहाँ पर एज पर लीडरशिप कर रहा हूँ, लेकिन लीडरशिप की गलती फिर कर बैठते हैं कि मैं ही कंपनी हो गया, ये गलत कर बैठते हैं। तो ये चीज, तो मैनेजमेंट और ये दोनों में मैंने जो गलती देखी लोगों में, अब कंपनियां खोल देते हैं। अच्छा, नॉलेज ना होने से अब चैलेंज क्या आएगा कि आप सामने वाले की कॉपी करोगे, तेरे से 2 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ले आता हूं, कंपनी से निकले उसी की कॉपी करेंगे आप, कि तेरे से 2 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा डाल दूंगा, इनकम 2 बढ़ा दूंगा, एक्स्ट्रा बांट दूंगा। आपने बिल्कुल ही कैलकुलेट नहीं किया कि जो कैलकुलेशन आप इस समय लेकर बैठे हैं, इसको समझिएगा सर, तो एक बहुत डीपली चीज है इसमें, इस पॉइंट में प्लीज। तो जो कैलकुलेशन आप लेकर बैठे हैं, उस कैलकुलेशंस को सामने वाला अगर सही होती तो पहले ही इंप्लीमेंट कर चुका होता। दूसरी कंपनी पहले, उसके पास ऑलरेडी आपसे बड़ा एम्पायर है। यस, ट्रू। और कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उसका लीडर पैसा नहीं कमाए। हर कंपनी चाहती है कि मेरा लीडर ज्यादा पैसा कमाएगा तो मेरे पास ज्यादा नेटवर्क आएगा। दूसरी एक बड़ी चीज थी जो पॉइंट है सर इसमें, कि आप जब इसको कैलकुलेशन कर रहे होते हैं जी, यहां पर आप एक मेजर गलती कर जाते हैं कि आपने जब कॉन्सेप्ट बना दिया, सब कुछ बना दिया, सब स्टार्टअप जब किया, तो स्टार्टअप करते 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 पता चला कि आज आपने ज़्यादा बांट दिया है और लोग लालच में आपके साथ आ भी गए। आप किसको लेकर आओगे? क्रॉस लेग को तोड़ के लाओगे, क्योंकि आपके अपने तो आपको समझ चुके होंगे। तो बहुत ही कम लोग आएंगे आपके साथ, बहुत ही कम। जब मैंने रियलाइज़ किया लोगों के साथ में कि आपके अपने बहुत कम आते हैं, आप अपने नियर डियर की जो लैग होती है उसको वो आपको जानते नहीं है, वो जानते नहीं है। बस उनको पता है कि सर स्टेज पे आते हैं और सर तो बहुत गजब के पर्सन है यार, इनके साथ आ गए तो लाइफ बदल जाएगी। आपने अप्रोच किया, वो आ गया, रिस्पेक्ट में आया, वो आपकी रिस्पेक्ट में आया, आपकी नॉलेज को देख रहा था, लेकिन आपके उसने व्यवहार को नहीं देखा था। अब आपने उनको ज्वाइन तो करा लिया, लेकिन प्लान लालच दिखाकर, एक्स्ट्रा दिखाकर, कुछ अलग सर्विसेज दिखाकर। बट जब हकीकत का पाया उसमें, जब पेज लगता है, जब रियलिटी आती है, अब जब आप बांटना शुरू करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, स्टार्टअप में खर्चे कम होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होता है, राइट। लेकिन जैसे 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 नेटवर्क बढ़ेगा, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर
बढ़ना शुरू होगा। Right. और जब डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ना शुरू होगा तो एक समय ऐसा होगा जहां पर आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे कि अब यार ये मैनेज नहीं होता, नहीं हो पा रहा, फिर आप प्लान चेंज करोगे। नहीं, दैट्स ग्रेट। आपके पास बहुत डीप नॉलेज है अहमद सर, और आपके पास में प्रैक्टिकली बहुत सारे तजर्बे हैं। एक एपिसोड में उन सबको समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समय की हमारे पास में लिमिटेशन है। इंटरव्यू को हम सम अप करने की तरफ जा रहे हैं। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहना चाहूँगा। मैं सभी जो डायरेक्ट सेलर, आज आप फर्स्ट टाइम अगर ये चैनल देख रहे हैं या आप रेगुलर इस चैनल को देख रहे हैं, तो मैं आप सबसे कहूँगा डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर है, भविष्य है, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री होने वाली है जो अब तक शायद आप जितनी इंडस्ट्रियों को देख चुके हैं उन इंडस्ट्री से कई गुना आपको ग्रोथ देगी। और ग्रोथ इस लेवल की देगी, देश के अंदर जो रोजगार का आज हम जो अभाव देखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रोजगार का यहाँ पर अभाव का टेंशन ही नहीं है, असीमित यहाँ पर रोजगार है। आप जितने लोगों को देना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड को देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। तो ये भविष्य है। अगर आपने प्रैक्टिकल डायरेक्ट सेलिंग को चूज कर लिया है तो कुछ चीज़ों को फोकस अगर आप कर लेंगे, जो आप बेसिक हैं उन पे फोकस करिए। जिस व्यक्ति को आप चूज कर रहे हैं साइन अप करते समय, उसको पहले पीछे से समझ लीजिए, जान लीजिए, उसकी इंक्वायरी कर लीजिए कि ये अपलाइन, मेरा जो अपलाइन मैं जिसको बनाने जा रहा हूँ, कि ये व्यक्ति सही है, क्या इसने 2 4 10 लोगों की लाइफ को चेंज किया है। क्योंकि जनरली कई बार स्पॉन्सर्स कुछ होते हैं जो स्पॉन्सर तो कर देते हैं, लेकिन जब नीचे वाला व्यक्ति आपने स्पॉन्सर कर दिया और आपने ट्रेनिंग ले ली, मीटिंग नहीं ली, तो वो सीधा अपलाइन को पकड़ेगा, आपको भूल जाएगा, और आप कहोगे मैं तो डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन हूँ, मैं तो इतने साल से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये गलतियाँ ना करते हुए आप सीधा एजुकेशन पर फोकस कीजिए, और इस इंडस्ट्री को मैं ये कहूँगा दोनों हाथों से स्वागत कीजिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री भविष्य की वो इंडस्ट्री होने वाली है जो आपकी पीढ़ियाँ सेट कर देगी। क्योंकि ये इंडस्ट्री जॉब जैसे हम देखते हैं जहाँ से आप ख़त्म करते हो, आपका बच्चा वहाँ से स्टार्ट नहीं करता है, बट ये इंडस्ट्री ये कहती है जहाँ से आप ख़त्म करते हो आपको बच्चा वहाँ से स्टार्ट करता है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, लास्ट में इस अद्भुत मैसेज के लिए जी। और आपने समय निकाला सर, आपका 20 साल का तजुर्बा, हमने प्रयास किया कि 1 घंटे में लोगों को हम लोग दे दें, तो एक बार फिर दिल की गहराई से सभी व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सर, आपको और आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दबाकर प्रमोट करें, क्योंकि आप सभी की टीम में प्रैक्टिकल अगर कुछ अच्छा सीखना है तो मुझे लगता है इस यूनिवर्सिटी से बढ़िया कहीं और नहीं है। जो और ऐसे प्रोफेसर से बढ़िया प्रोफेसर आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। थैंक यू सर। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो ये थे MI अहमद सर, 20 साल का तजुर्बा और बहुत डीपली नॉलेज है हर चीज़ के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हमारे जितने भी पॉडकास्ट हैं, इंटरव्यू हैं, वो सारे के सारे स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल हैं। आप सारे के सारे इंटरव्यूज़ स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं और अपना काम करते करते उनका आनंद ले सकते हैं। हर मंगलवार को रात्रि 8 बजे आपसे मुलाकात होती है, तो अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे एक बड़ी शख्सियत के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।